जय हिंद शास्त्रियों, नमस्कार। आज हम मुगल वंश मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में चर्चा करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अब देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का क्या अर्थ होता है? बाबर का अर्थ होता है तुर्की भाषा में, बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। तुर्की भाषा में बाबर का क्या अर्थ होता है? तो बाघ होता है। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। चलिए आगे। अब बाबर ने यानी मुगल वंश का संस्थापक था, तो कितने वर्षों तक शासन किया? तो बाबर ने कुल 4 वर्षों तक शासन किया, यानी 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया। आगे, बाबर के माता पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। तो माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। चलिए, बाबर जो होता है पिता की तरफ से तैमूर, यानी तैमूर के 5वें वंश, और जो बाबर की माता होती हैं कुतलुग निगार खानम, वो चंगेज खां के 14वें वंशज थी। इस प्रकार से बाबर तैमूर और क्या है, चंगेज खां, दोनों का वंशज था, सम्मिश्रण था बाबर। आगे करते हैं, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना, यानी ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत, ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना या अंदिजन में हुआ था। फरगना या अंदिजन में किसका जन्म हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। बाबर की अल्प अवस्था में, यानी बाबर के पिता की अल्प अवस्था में मृत्यु हो जाती है, तो बाबर 11 वर्ष, कितना वर्ष? 11 वर्ष, 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में, कब? 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। जब फरगना की गद्दी पर बैठा तो उसे, क्योंकि मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेक, सफीवी वंश या अन्य वंशों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद शक्तिशाली उज्बेक सैवानी खां, शक्तिशाली उज्बेक सैवानी खां ने 1502 ईस्वी में, कब? 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में सैवानी खां ने बाबर को सर-ए-पूल के युद्ध में पराजित करके मध्य एशिया से बाबर को भगा दिया। और इस युद्ध में तुगलमानीद का प्रयोग किया था उज्बेक सरदार सैवानी खां ने।
और बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से भगा देता है। जब मध्य एशिया से भगा देता है बाबर, तो बाबर भारत की ओर रुख करता है और 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में बाबर क्या करता है? काबुल को जीत लेता है। किसको जीत लेता है? काबुल को जीत लेता है। काबुल को जीत लेता है तो 1507 ईस्वी में, कब? 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण किया। किसकी? पादशाह या बादशाह, बादशाह की उपाधि धारण किया। ठीक, बादशाह की उपाधि धारण किया। क्लियर है? उसके बाद बाबर ने भारत में कुल 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। और पहला आक्रमण भारत पर बाबर ने कब किया? तो 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में बाबर ने कहां पर आक्रमण किया? भेरा बाजौर के किले को जीत लिया बाबर 1519 ईस्वी में। उसके बाद बाबर का 5वां अभियान कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इस पर क्योंकि काबुल का शासक बाबर था, तो उसे भारत से कौन आमंत्रित किया था? तो इब्राहिम लोदी का चाचा होता है आलम खां लोदी, पंजाब के सूबेदार होते हैं दौलत खां लोदी, और मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सागा। किसको आमंत्रित करते हैं? बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं। बाबर अपनी सेना लेकर के पानीपत नामक स्थान पर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है तो युद्ध स्थल पर क्या होता है? इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला शासक कौन होता है दिल्ली सल्तनत का? तो वो होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। ठीक, और उसके साथ उसका मित्र भी मालवा शासक विक्रमाजीत भी मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चर्चा करते हैं। तो अब देखिए बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध। तो पहला युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी के बीच होता है। तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और इस युद्ध में बाबर ने कौन सी नीति का प्रयोग किया था? तो तुलगमा नीति। कौन सी? तुलगमा। तुलगमा, तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। और क्या प्रयोग किया था? तो और रूमी विध या उस्मानी विध से उसने अपने तोपों को सजाया था। यानी दो सैनिक टुकड़ियों के बीच में तोपों को क्रम में लगा देना रूमी या उस्मानी विध कहा जाता है। तो बाबर के बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची कौन होते हैं? तो उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के प्रसिद्ध तोपची होते हैं। इस युद्ध में जब बाबर को पानीपत का प्रथम युद्ध जीत हो जाती है
तो बाबर क्या करता है, पूरे काबुल के प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान करता है, जिससे इन उदारता के कारण बाबर को राजा कलंदर कहा जाता है। राजा कलंदर किसे कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजा कलंदर किसे कहा जाता है, तो राजा कलंदर किसे कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए, जब पानीपत की जीत हो जाती है तो बाबर जो होता है अगला आक्रमण कौन सा करता है, तो 21 अप्रैल 1526 उसके बाद कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। दूसरा कौन सा युद्ध है, खानवा का युद्ध। खानवा, खानवा का युद्ध है। तो खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च, कब, 17 मार्च 1527 ईस्वी को, 1527 ईस्वी को। किसके किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा उस समय भारत का सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर शासकों में गिना जाता था। बाबर ने खानवा के शासक राणा सांगा, कौन होते हैं, राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा से कब युद्ध होता है, आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है और राणा सांगा की हार हो जाती है। कहा जाता है कि बाबर हारने ही वाला होता है, तब बाबर ने अपने सैनिकों को क्या किया कि तो जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया, जिहाद, जिहाद, जिहाद। जिहाद का क्या अर्थ होता है, जिहाद का अर्थ होता है धर्म, इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध को जिहाद कहा जाता है। अब उसके सैनिक दुगने जोर से राणा सांगा के सैनिकों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और राणा सांगा की हार हो जाती है, और राणा सांगा की हार हो जाती है। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद कौन सा युद्ध होता है, तो चंदेरी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है कब, तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध होता है। राजपूत शासक होता है मेदिनी राय और मालवा का शासक होता है, के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, ठीक, और जिहाद का नारा दिया, और इस युद्ध में बाबर ने बहुत से राजपूतों की हत्या कर दिया और उनके सर की मीनार बनवा दिया था बाबर ने, और जिहाद का नारा दिया था। इस तरह से बाबर चंदेरी के युद्ध में विजय हो जाती है, मेदिनी राय को पराजित कर देता है। ठीक, अगला, और इसमें भी जिहाद का नारा घोषित कर दिया जाता है और बाबर की जीत हो जाती है। ठीक, अगला युद्ध होता है बाबर का अंतिम युद्ध, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा, घाघरा, घाघरा का युद्ध कब हुआ, 6 मई 1529 ईस्वी को, 6 मई 1529 ईस्वी को कौन युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। कब, 6 मई 1529 ईस्वी को, 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी यानी
बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध होता है, जिसका नेतृत्व करता होता है महमूद लोदी, और बाबर ने महमूद लोदी को भी पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से बाबर चौथा भी युद्ध भी जीत जाता है, और यह युद्ध घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था, जल और थल दोनों में लड़ा गया था। चलिए, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है सुजुग ए बाबरी या बाबरनामा। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो श्रीमती बेबरीज ने बाबरनामा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया। 5 मुस्लिम राज्य कौन है? पहला है आपका गुजरात। पहला कौन सा है? तो पहला है आपका कौन सा है? गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा राज्य कौन है? दिल्ली। तीसरा राज्य मालवा, और चौथा राज्य कौन सा है? चौथा राज्य है बंगाल। 5वां राज्य कौन सा है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य। तो 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख बाबरनामा में प्राप्त होता है। पहला है गुजरात, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मालवा, और चौथा है बंगाल, 5वां है बहमनी साम्राज्य। 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, और 2 हिंदू राज्य का भी उल्लेख बाबरनामा में प्राप्त होता है। 2 हिंदू राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है विजयनगर। कौन सा है? विजयनगर। दूसरा हिंदू राज्य कौन था? मेवाड़। कौन था? मेवाड़। तो ये 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्य का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? बाबरनामा में। क्लियर? चलिए आगे। तो बाबर मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुबैयान पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। ठीक, उसके बाद बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? तो बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। यह कहा जाता है हुमायूंनामा में बाबर की पुत्री ने उल्लेख किया, गुलबदन बेगम ने उल्लेख किया कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के जहर देने से बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर को कहां दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया आगरा के नूरे अफगान या आराम बाग में आराम से दफना दिया गया। परंतु बाबर के जो बाबर का कहना था कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमें काबुल में दफनाना। तो उसके बाद बाबर की को कहां दफना दिया जाता है? उसके द्वारा यानी जो स्थान चुना गया था काबुल में, उसकी
दफना दिया जाता है बाबर के मृत्यु शव को। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल है MSK STD 21 चैनल बाय बिहारी सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।